CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। पिछले दिनों 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया था। सभी ने यानी देश के लोगों ने अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बयान भी सुने थे। इन बयानों से स्थिति साफ होने के बजाय लोग उलझ से गए। जनता की इसी उलझन को दूर करने के लिए हमने CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात की है। उन्होंने लोगों के उलझन को खत्म करने की कोशिश की। यहाँ यह भी बता दें कि पहले आपने प्रेम गर्ग साहब को एक राजनेता के तौर पर और आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर सुना या देखा होगा, लेकिन आज प्रेम गर्ग साहब को राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि कंप्लीट और खांटी CA के रूप में देखेंगे भी और सुनेंगे भी, जो इस बजट के नफा नुकसान को बता रहे हैं। तो सुनते हैं CA प्रेम गर्ग को। क्या है गर्ग साहब, ये कंफ्यूजन की स्थिति है, लोगों में समझ नहीं पा रहे कि कहाँ पे कितना फायदा कितना नुकसान। धन्यवाद मधुर जी। आज मैं CA की तरह बात करूंगा जी, किसी पॉलिटिकल लीडर की तरह नहीं करूंगा जी। पॉलिटिकल बात होनी भी नहीं चाहिए। पॉलिटिकल नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि जहाँ तक बजट का है ना, मैं पिछले 40 साल से बजट्स भी सुनता आ रहा हूँ जी। जब याद है मेरे को, पालखी वाला जी होते थे बॉम्बे में, उनका पूरा पब्लिक शो होता था, वो बजट पे बोलते होते थे और उसको सारी दुनिया सुनती होती थी। तब से मैं सुन रहा हूँ और मैं हर साल यही देखता हूँ कि जब भी फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इस साल तो बस इंडिया जो है ना अर्थ क्रांति आ जाएगी। बिल्कुल। अब जैसे कल भी आपने देखा होगा, बीजेपी के नेता बोल रहे थे, मोदी जी या बाकी लोग, कि बस ये बजट तो ट्रांसफॉर्मेशन बजट है। लेकिन 40 साल में चाहे कांग्रेस आई हो, चाहे जनता दल आया हो, चाहे अपने चौधरी चरण सिंह जी ने बजट दिया हो, चाहे राजीव गांधी जी ने दिया हो, आज तक कोई अर्थ क्रांति नहीं आई। बिल्कुल नहीं है। सिर्फ मनमोहन सिंह जी के टाइम में थोड़ा बहुत जो हम इकोनॉमिक रिफॉर्म भी बोलते हैं वो जरूर आए थे, उससे और देश को बड़ा फर्क भी पड़ा था। लेकिन अब रूटीन का बजट होता है। मेरे को तो ये लगता है कि बजट एक जो है ना, एक एनुअल एक्सरसाइज है, खानापूर्ति। हाँ, खानापूर्ति एक एनुअल एक्सरसाइज है कि उन्होंने गवर्नमेंट ने देना होता है अपना हिसाब देते हैं कि ये हुआ ये होगा, और उस तरह से उसको कोई ये कहना कि ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगी बजट से, ऐसा कुछ नहीं हो। आप पिछले 9 साल से बीजेपी का भी बजट देख रहे हो, हर साल ऐसे बोलते हैं कि ये बस ये बजट तो बहुत बढ़िया, इसके लिए बहुत बढ़िया, उसके लिए। लेकिन मेरे को नहीं लगता, आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ा है किसी आपकी लाइफ में? हमें तो आज तक कोई फ़र्क नहीं। वैसे वो यही आता है, उस दिन जिस दिन बजट आता है उस दिन बहुत TV पे जो भी TV एंकर जो होते हैं वो इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं शाम तक। और फर्क तो पड़ता है, ये नहीं कह सकते नहीं फर्क पड़ता। नहीं देखो, वो एक चीज हम खरीदते थे, नहीं एक जिस रेट में उसमें, हाँ, एक देखो, एक कंट्री मात्रा घट गई, पैसे बढ़ गए। हाँ, एक कंट्री की ग्रोथ चलती है, कई चीजें तो ऐसी होनी चाहिए जैसे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है या और चीजें हैं, वो बेसिकली मेरे मुताबिक तो जो प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसके साथ ही हो जाना चाहिए। 5% हर साल बढ़ता जाएगा, ताकि जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि इस बार 2.5 लाख से 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख से 4 लाख हमारी लिमिट हो जाएगी, ये कोई लॉलीपॉप देने वाली जरूरत नहीं। बेसिकली अगर मैं पिछले साल 2.5 लाख से जो चीज़ खरीद सकता था, अब मैं वही चीज़ कितने पैसे में खरीद सकता हूँ, वो मेरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हो जाए। क्योंकि जो मेरे लिए जो बेसिक रोटी पानी है या जो बेसिक सुविधाएं हैं उसके लिए ही एग्जेम्पशन लिमिट है ना, कि एक आम जो आदमी है, आम जन है, वो बिना टैक्स दिए कितने से उसका घर का खर्चा चलता है। अगर मेरा साल पहले 2 लाख से चलता तो 2 लाख की मेरे को बेसिक एग्जेम्पशन मिल गई। अब अगर 2.5 लाख से चलता है तो 2.5 लाख, अगर 5 साल से 2 लाख ही चला रहा है, 2.5 लाख ही चला रहा है, तो अब महंगाई तो डबल होगी, तो इसका 2.5 लाख का 5 लाख होना चाहिए। तो बेसिकली ये एक जगलरी है, लोगों को लॉलीपॉप देते रहते। हर एक फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉलीपॉप दिए हैं, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। जो इनकम टैक्स है, मैं खुद CA हूँ, मगर मैं ये गारंटी करता हूँ कि किसी भी CA को, मगर आम आदमी तो बहुत दूर की बात है, CA को भी पूरा इनकम टैक्स एक्ट जो आज तक नहीं समझ आया। इतना वो आता है, पहले सेक्शन होती है, फिर सब सेक्शन होते हैं, फिर सब सेक्शन होती है, फिर उसके बाद प्रोविजन होता है, फिर प्रोवाइडेड दैट, फिर फर्दर प्रोवाइडेड दैट। मगर हमारे ग्रीशे हो जाए, वो कहते हैं आज तक मेरे को नहीं समझाया, इनको क्या समझाएगा। लेकिन फिर भी हम ये समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, जहाँ तक आपका है 3 लाख और ये 7 लाख वाला, 3 लाख का जो है बेसिक जो स्लैब है, अब इन्होंने 2 टैक्स रिजीम कर दिए, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है, एक न्यू टैक्स रिजीम है। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था, कुछ डिडक्शन जो होती है, जैसे 80C की डिडक्शन जो होती थी, यहाँ पर 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपये जो भी
सेविंग्स करते थे, कोई मेडिकल का कोई होता था कुछ, वो सारी इसमें जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें वो आपको कोई वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगी। तो इसलिए उसकी जो स्लैब है वो 2.5 की जगह 3 लाख है और ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख है। और दूसरा जो है 7 लाख वाला, ये थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन है, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या है कि आपका टैक्स तो 3 लाख से शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आपका 6,99,990 रुपये इनकम है तो आपको वो उतना रिबेट मिल जाएगा। जो भी उस पर टैक्स बनेगा, जैसे 15,000 या 20,000 जो भी टैक्स बना, वो एक आपको रिबेट मिल जाएगा उतना। तो एक स्पेशल सेक्शन होती है उसमें रिबेट मिल जाता है। उसके बाद 7 लाख से, लेकिन अगर 1 रुपया ऊपर हो गया तो वो आपका जो टैक्स है वो 7 लाख से नहीं शुरू होगा, वो 3 लाख से शुरू होगा। अच्छा, तो ये सिस्टम है। वो तो सिर्फ 3 लाख से लेकर 7 लाख तक एक आपको रिबेट देती है गवर्नमेंट, और टैक्स रिबेट जिसको हम बोलते हैं जी। तो ये है। जो MSME है, जो छोटे उद्योग वाले हैं, क्योंकि हमने चंडीगढ़ में खासकर बजट के बाद हमने कभी नहीं सुना कि MSME के तहत जितने भी इंडस्ट्री हैं उनको बहुत लाभ मिला हो। वो पहले भी रोते रहे, बाद में भी रोते रहे। मधुकर जी, ऐसा है कि इसमें बजट ने कोई बहुत कुछ नहीं करना होता। MSME या जो भी हैं, इनमें बजट का कोई लोन वगैरह का प्रावधान होता है। इसमें बेसिकली क्या है कि होना क्या चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। एक जो इंडस्ट्री लगाता है, छोटी इंडस्ट्री लगाता है, जैसे आपने देखा होगा कि अब इंडस्ट्री चल रही है, एकदम से चाइना से इंपोर्ट होने लग जाता है, वो सारी इंडस्ट्री तबाह हो जाती है। या कोई बहुत बड़ा रिलायंस ग्रुप आ गया, या जैसे आपने ऑनलाइन बिजनेस आ गया, उससे क्या वो सारे का सारा सिस्टम खत्म हो जाता है। अब धीरे धीरे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटा व्यापारी है, वो धीरे धीरे खत्म होता है। अमेजोन आ गया, इतना बड़ा आ गया। तो उस बेसिकली गवर्नमेंट को ऐसे कोई चेक्स एंड बैलेंस बनाने चाहिए, जिससे क्या है कि एक छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार भी है, मिडिल क्लास जो है एंटरप्रेन्योर है, उसको भी काम मिलता रहे। जैसे आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, हर एक तरह से जो मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री थी वो एक बैकबोन थी इकोनॉमी की, कि उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला होता। अब छोटे छोटे गांव में क्या, शहरों में क्या, कस्बों में क्या, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगी थी। कोई छोटे ये मशीनों के पुर्जियाँ बना रहा है, कोई हल बना रहा है, कोई ट्रैक्टर के ट्रॉलियाँ बना रहा है। उस तरह के जो काम थे वो धीरे धीरे क्या बड़े लोग आते जा रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्री आती है, वो ख़त्म होते हैं। वो चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। जैसे टेक्सटाइल में है, लोग दरिया बनाते थे और चीज़ें बनाते थे, कूलर बनते थे, वो चीज़ें चलती रहनी चाहिए। और उसके लिए जो है कोई, मैं नहीं चाहता कि आप सब्सिडियाँ देनी शुरू कर दो, लेकिन उनके लिए ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के जो GST रिजीम है जैसे, वो बड़ा सिंप्लीफाई होना चाहिए कि ये आपने जितनी परचेज की, जितनी सेल की, उसमें से लेस करो, उस पर GST अपना भर दो। ये जो 20 तरह के टैक्स रेट्स बना रखे हैं, किसी पे 5% है, किसी पे 7% है, किसी पे 10% है, HSN कोड है, वो सारा खत्म होना चाहिए। बाहर के कंट्रीज में एक रेट है, से आप 12.5% कर दो, सारी चीज़ पे 12.5% का एक्सेप्शन छोड़ के, जैसे कारें होगी या शराब होगी, उसको छोड़ के बाकी चीज़ों पे जनरल रेट ऑफ जो है GST वो 12.5 कर दें, तो मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाए। उसमें जो ये रिफंड का सिस्टम धीरे धीरे खत्म होना चाहिए, GST रिफंड का खत्म। उससे क्या लोगों को आसान है कि मैंने टोटल सेल से 10 लाख की परचेज 9 लाख के, 1 लाख रुपये मेरा एक्स्ट्रा हो गया, 1 लाख रुपये मैंने 12,500 रुपया टैक्स दे दिया एंड बाहर के कंट्री में ऐसे होता है। मैंने बाहर भी प्रैक्टिस की है, मैंने देखा है। तो उसमें यही होता है कि हम सिंपल सा सेल माइनस परचेज करके उस पर टैक्स भरते हैं। कोई उसमें कोई वो नहीं है कि जी ये रिकन्सिलेशन होएगी। अगर आप दूसरे बंदे ने नहीं भरा, आपने जैसे किसी खरीद लिया, तो उसने अगर GST नहीं भरा तो उसका आपको नहीं मिलेगा क्लेम। वो सारा फालतू की बात है, क्योंकि जो सरकार है, सरकार को अपने बिजनेसमैन पे विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल, मगर ये नहीं कि इतने ज़्यादा फार्म, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर, मैं एज ए CA देखता हूँ मगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो उसी काम में लगा रहा था। बिजनेस क्या है? एक पेज की रिटर्न इनकम टैक्स की होनी चाहिए और एक पेज की GST की होनी चाहिए, बस वो भरो और अपना बी हैप्पी। ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसी जो कन्फ्यूजन है, जैसे इनकम टैक्स का आपको बहुत चीज़ें पता ही नहीं है, तो उसके लिए कोई ऐसी बॉडी नहीं है इंडिया में जो कि आप क्वेश्चन पूछो, उसका वो जवाब दे दे आपको कि जी जैसे समझ लो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जैसे मैंने मकान बेचा, अब मेरी उम्र 80 साल की है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वाइफ के नाम से मकान खरीद लूँ कि मेरी उम्र तो 80 साल होगी। अब लेकिन जो उसका कैपिटल गेन है वो वाइफ को मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही आज तक किसी को क्लियर नहीं है। लोग हज़ारों पूछते हैं कि जी वो फिर असेसिंग अफसर की मर्जी होती है, वो अलाउ कर दे या ना कर दे। इसके क्लैरिफिकेशन कि ब्लड रिलेशन में अगर आप कोई मकान खरीद रहे हो तो आपको बेनिफिट मिल जाए। अगर मैं अपने बच्चों के लिए खरीदता हूँ और मेरे को कैपिटल गेन हो तो मेरे बच्चों को मिल जाए बेनिफिट। इस तरह के कन्फ्यूजन जो हैं
वो उसके लिए कोई बॉडी होनी चाहिए। मैं अपना क्वेश्चन पूछूं अपने डिपार्टमेंट से और उसका जवाब आ जाए। लेकिन आज तक मेरे को तो इंडिया में किसी में नहीं कि मैं क्वेश्चन पूछ लूँ और उसका मेरे को जवाब ऐसा दे दे कोई। सर जो नौकरी पेशे वाले जो लोग हैं, जैसे किसी को सालाना 12 लाख या 7 लाख से ऊपर मिलता है, तो क्या वहाँ पे टैक्स की क्या स्थिति, जो टैक्स में कहे कि जीरो? नहीं, वो तो सिंपल है। 3 लाख तक जीरो है, 3 से 6 तक 5% है, 6 से 9 तक 10% है, 9 से 12 तक 15% है, उसका 20% है, फिर 30 लाख से ऊपर 30%। जैसे 7 लाख तक 0% है कि उसको, वो 7 लाख तो मैंने बताया वो रिबेट है। 7 लाख तक 0% नहीं है। अच्छा। 7 लाख तक 3 से लेकर 7 लाख तक 5% टैक्स है। अगर 12 लाख रुपया मान लीजिए सालाना किसी को मिल रहा है, तो उसमें टैक्स कितने कहाँ से उसको भरना पड़ेगा? 3 लाख से। 3 लाख से? हाँ, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 तक 10%, उसके बाद 15, ऐसे मगर 5 स्लैब। और अगर सिर्फ 7 लाख ही मिल रहा है तो फिर जीरो। 6 लाख 99 999 जो है, या 7 लाख है वो जीरो। क्योंकि 7 लाख एक हो गया तो आपको वही 20,000 है, जितना भी कैलकुलेट 3 लाख से लेकर तब तक 3 से 6 तक 5% और 6 से 7 तक 10%। जो परसेंट मतलब जो 25,000। क्योंकि मैं किसी नौकरी पेशे वाले से सुन रहा था कि आपस में वो डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें से वो एक दूसरे को समझा रहे थे कि 7 लाख, अगर 12 लाख आपका ईयरली अगर इनकम है, नहीं वो 7 लाख माफ नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं, वो 3 लाख से टैक्स लगेगा। अच्छा। जैसे 7 लाख तक आपका 25,000 टैक्स बनता है जी, तो अगर आपका 7 लाख 1,000 है तो 25,000 ही टैक्स बनेगा। लेकिन 6 लाख 99 999 या 7 लाख है तो जीरो हो जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर आपका 12 लाख है तो वो कैलकुलेशन 3 से ही शुरू होगी। 3 से कैलकुलेशन शुरू होगा। यानी कि जो समझ रहे हैं कि 7 लाख तक हमें कोई नहीं भरना पड़ेगा टैक्स, बिल्कुल भी ये बात नहीं है। अगर 7 लाख से अगर 1 रुपया भी अगर आपका ज्यादा जाता है तो वो 3 लाख से जो स्लैब तैयार उन्होंने किया है टैक्स का, वो लगेगा, ये कहना चाहिए। बिल्कुल जी। इसके बाद जो व्यापारी वर्ग हैं उसके बारे में तो बता ही दिया आपने। हाँ, व्यापारी वर्ग का ये हर एक व्यापारी ये चाहता है कि देखो टैक्स देने में किसी को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अगर 40% टैक्स होगा तो हर एक बंदा चोरी करेगा। 18% में मेरा भी दिल करता है यार मैं ये चीज़ बिना बिल के ले लूँ। कोई भी इंसान है वो एक लालच, देखो ग्रीड जो है ना वो एक इंसान का वो है। सर लालच भी नहीं कर सकते, महंगाई इतनी है कि उसका पूरा ही नहीं पड़ रहा है, वो करेगा। मेरे को ये लगता है कि मैं पहले तो 30-25% टैक्स देता हूँ, इनकम टैक्स। उसके बाद मेरे को से 100 रुपये कमाया, उसमें 25% टैक्स दे दिया, 75 रुपये बच गए। उस 75 रुपये फिर मैं 30% या 25% या वो 18% GST दूँ, तो GST जो है ना वो चुभता है। GST अगर एक 12.5% जैसे बाकी कंट्री में 10 या 12 या 15 एक स्लैब हो जाए, उसमें काफ़ी हद तक सॉल्व है। हाँ, चीज़ों पे आप ज़्यादा चीज़ों पे लगा दो, जो 5% है वो भी 12 पे ले आओ, जो 18 वाले वो भी 12 पे ले आओ, तो एक रेट हो जाएगा। तो एवरेजिंग मैंने देखा कि एवरेजिंग अगर हो जाए तो कलेक्शन जो है बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्यों 18% पे बंदा चोरी कर सकता है, अगर वही 12% हो जाएगा तो चोरी कम करेगा। जी। अब जो किसान का मसला है बस, किसानों को लेकर के क्या फ़ायदा है? देखो इसमें ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसानों वाला। बेसिकली किसान को ये टैक्स और इन चीज़ों से कुछ नहीं लेना देना, उसको बेसिकली अपने इनपुट कॉस्ट से लेना देना। जैसे फर्टिलाइजर की कॉस्ट है या उसका इनपुट कॉस्ट जिसका हम बोलते हैं, लेबर आजकल बहुत महंगे, फार्म लेबर आज की डेट में 400 रुपये से कम कोई मजदूर नहीं मिलता, ठीक है ना। तो और दूसरा क्या है कि जो वो प्रोड्यूस कर लेता है उसकी मार्केटिंग। देखो गेहूँ वगैरह की तो MSP है, लेकिन बाकी चीज़ें जो सब्जियाँ उगाते हैं आप, सब्जियों की MSP है ही नहीं। आलू है, प्याज है, टमाटर है, उसकी कोई MSP तो नहीं, वो तो मार्केट कंडीशन में। अब वो जो मिडिल मैन होता है असली कमाई वो कर लेते हैं। अगर आपके घर पे जो 40 रुपये किलो टमाटर आ रहा है तो वो किसान से 5 रुपये किलो या 10 रुपये किलो जा रहा होता है, जिससे उसकी मगे इनपुट कॉस्ट हो गया, उसका जो अपने खेत से लेकर मंडी तक लेके जाएगा वो खर्चा भी नहीं पूरा होता। तो बेसिकली उसकी कोई ऐसे सिस्टम होना चाहिए कि इनपुट कॉस्ट का 2 गुना फार्मूला ऐसा हो, जैसे हम कोई दवाइयाँ के फार्मूले होते हैं, इनपुट कॉस्ट का इतने % लेके, या कोई फैक्ट्री होती है हम उसमें यही लगता है कि हमारे इनपुट कॉस्ट प्लस लेबर प्लस से करके इतना हो गया, उस पर GP इतने % लगा के हम सेल प्राइस निकाल लेते हैं। ऐसे किसान के मामले में एक सिस्टम होना चाहिए कि इतना इनपुट कॉस्ट है, जो समझ लो आप सब्जी उगाते हो, पैडी उगाते हो, गेहूँ उगाते हो, उसके इनपुट कॉस्ट एवरेज क्या है पर एकड़, मतलब उसके ऊपर आपने GP लगाना है कि इतने % हम प्रॉफिट देंगे, से 100% हम प्रॉफिट देंगे जी। तो उसमें क्या कि इनकम किसान की एक फिक्स हो जाएगी। उसको पता है कि मैंने अगर ये मूंगफली बीज दी है तो मूंगफली का अगर मेरा खर्चा से 500 रुपये क्विंटल खर्चा पड़ रहा है तो मेरे को 1000 रुपये क्विंटल बिकनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो वो डबल का सिस्टम ऑटोमेटिकली होना चाहिए। एक एवरेज, इतना बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं इंडिया में,
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, वो एक कॉस्टिंग निकाल दे, हर एक चीज़ की कॉस्टिंग कर दे, उसका मिनिमम, जिसको हम मिनिमम स्पॉट प्राइस बोलते हैं, उससे कम वो चीज़ नहीं बिकनी चाहिए। जैसे सीमेंट है, सीमेंट आप 400 रुपये से कम थैला नहीं बिकते, इन्हें कार्टल बना लेते हैं। सारे इंडिया में आपको 400 रुपये से कम नहीं मिलेगा थैला, बिल्कुल। कोई तो कि आपको कहीं 200 रुपये का मिल रहा है, कहीं 250 का मिल रहा है, नहीं। नहीं ऐसे ये भी हो कि अगर कोई गेहूं है या सब्जी है या कोई भी चीज़ है, से आलू है, आलू की 10 रुपये किलो से कम नहीं होलसेल में कोई लेगा जी, उसको हम MSC स्पॉट प्राइस बोलते जी। हैं। तो एक रूल बन जाए कि भाई इससे कम कोई भी है या तो नहीं बिकेगा, बिकेगा तो इस रेट पे बिकेगा। नहीं तो क्या होता है, वो कहते हैं, कई बार आपने देखोगे रोड पे वो कोल्ड स्टोर से लेते नहीं है, कोल्ड स्टोर में छोड़ आते हैं, कोई रेट इतना विरोध जताने के लिए फेंक भी देते हैं। और हाँ नहीं, विरोध ज़्यादा एक्चुअल में फेंक देते हैं। मेरे को, मैं खुद खेती करता हूँ, मैंने 2 साल पहले गोभी इतनी होगी मार्केट में कि 5 रुपये किलो बिक रही थी। अब मैं अपने खेत से अगर पंचकुला मंडी तक लेके आ रहा था, उसके ट्राली की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही थी लेकिन उसमें गोभी तो मैंने क्या कि कम से कम 3 एकड़ में मेरी गोभी थी, मैंने सारी ट्रैक्टर फेर के बानी पड़ी क्योंकि कोई खरीदार नहीं था उसका। बिल्कुल। दूसरी बात की जो खासकर किसान के बाद जो एक बात है कि मरीजों के लिए जो दवाई वगैरह, हाँ, इस पे भी ना क्या है कि देखो, बाहर के डेवलप कंट्रीज में ना जो हेल्थ जो है ना वो फ्री होनी चाहिए। अब से आपकी इनकम है, एक लेबर क्लास है, 20,000 रुपये इनकम है आपकी। अब कोई भगवान ना करे कोई बीमारी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में क्या करोगे? तो वो आपके पास पैसा नहीं है ना, या तो सारे कंट्री के इंश्योरेंस कर दें, गवर्नमेंट इंश्योरेंस दे दे। सर मैंने तो देखा कि एक मरीज ऐसा है कि नहीं, मैं बता उसके पॉकेट तो खाली हुए ही हुए, उसने अपने संबंधियों के भी पॉकेट खाली कर दिए। भाई पैसे जो आयुष्मान कार्ड है ना, आयुष्मान कार्ड सबको नहीं मिला, जिसने अप्लाई कर दिया मिल गया और उसको भी अवेलेबिलिटी है। अब एक जनरल पॉलिसी में कि जैसे मैं अगर इंडिया मेरे अंडर, मैं तो सीधा कहूँ कि 75 साल से ऊपर या 70 साल से ऊपर जितने भी हैं उनके लिए फ्री कर दो इलाज टोटल, इरिस्पेक्टिव वो कमाई करता है या नहीं करता, या बच्चे हैं बच्चों के लिए फ्री कर दो, लेडीज हैं कोई सेक्शन बना दो, या गरीब है, गरीब का मतलब ये है कि जो भी गरीब है उसका ये नहीं कि ये आयुष्मान कार्ड है, कोई किसी स्टेट ने अलग अलग कार्ड निकाल दिए फिर वो लड़ाइयाँ करते रहते हैं, उसमें घपलाबाजी जाता। अब वैसे कर दो कि ये इलाज सारे फ्री होंगे। सर एक और इलाज की ज़रूरत थी, पता नहीं वो इलाज हो पाएगा कि नहीं। अदानी का एक मसला बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, क्या है ये मसला, ये भी थोड़ा लोग समझना। बेसिकली इसमें ना एक तो जो कंपनी है जिसने ये निकाला है, हेंडरसन जो ये, एक तो उसने वो कंपनी क्या है, उस कंपनी का काम ही यही है, वो शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं उसको। जैसे पहले आपने किसी कंपनी के शेयर बेच दिए, उसके उस कंपनी के अगेंस्ट कोई नेगेटिव प्रचार कर दिया, वो कंपनी के शेयर गिर जाएंगे, बिल्कुल, तो इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। उसका जब गिर जाएंगे तो आपने वापस खरीद लिए तो आपका तो प्रॉफिट आ गया ना। बिल्कुल। तो वो कंपनी जो है यही काम करती है। मैं अडानी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ जो छलावा हुआ है वो ये हुआ, अदानी के साथ छलावा, अदानी के साथ भी छलावा हुआ। अच्छा। कि वो जो कंपनी है, कंपनी का काम ही है। अदानी ने छलावा नहीं किया? नहीं, अदानी तो किया। अच्छा, उसके साथ तो पूरी स्टोरी सुना रहा हूँ। पहले तो वो कंपनी जो कंपनी शॉर्ट सेलिंग कंपनी बोलते हैं उसको, उसका काम ही है। पहले भी मेरे 30-35 कंपनी का बेड़ा गर्क कर चुकी है। अच्छा। अब जहाँ तक अडानी का है, अडानी ने भी जो किया वो भी कोई ईमानदारी से काम नहीं किया हुआ। उसने भी शेल कंपनी के थ्रू पैसा रूट करके अपने शेयरों का रेट था जो बढ़ा रखा था। बिल्कुल। मगर आप हम जैसे पी बोलते हैं ना, पी अगर आपकी 100 है 200 है, वो बिना मतलब के प्राइस अर्निंग जो रेस होता है, प्राइस आपकी अननेसेसरी आपने बढ़ा रखे। जिस शेयर के इस गिलास की अगर कीमत 10 रुपये है, अगर आपने इसका वैसी डिमांड क्रिएटर 100 रुपये कर रखे तो कभी ना कभी तो 10 रुपये पे आएगा ना। तो ऐसे जो शेयर थे, जैसे समझ लो अडानी एंटरप्राइज का शेयर था 2800 रुपये का था, आज वो 1300 रुपये पे आ गया। पिछले 5 दिन में या 7 दिन में 50% जो है शेयर प्राइस अडानी की गिर गई। आज तो बल्कि आज था पूरा बहुत ज़्यादा लो सर्किट लगा हुआ था और सारे शेयर में सस्पेंड हो गई थी। तो अब 50% से मगर जो अडानी दुनिया का थर्ड रिचेस्ट था, आज वो पहले 20 में रहा। 10 से भी बाहर चले। हाँ, इसका नहीं 20 से भी नहीं रहा। एशिया में भी जो रिश्ते था उसके भी वो खत्म हो गया। तो इसका मतलब एक बैलून था, बैलून में किसी ने आके पंचर मार दिया तो फट गया। और अभी भी मेरे को नहीं पता कहाँ जाके ठहरेगा, क्योंकि आज की जो मैं देख रहा था स्टॉक मार्केट में सारे उसके शेयरों पे लोअर सर्किट लगा हुआ था, ब्रेक लग गया, तो उसके बाद शेयर ट्रेडिंग बंद हो जाती है। क्योंकि अगर आपका शेयर 10% से नीचे चला गया तो आपका शेयर ट्रेडिंग रुक जाती है। अब कल क्या होता है, सोमवार को फिर देखना पड़ेगा। अब इसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी है, LIC होती कोई और होती, उसको तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती। अब इसको गवर्नमेंट ऑफिशियल तो सपोर्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए वो फ्री फॉल, जिसको हम बोलते हैं फ्री फॉल हो रहे हैं इस वक्त। और इसके पीछे किसकी चाल है
कौन है ये तो भगवान जाने। लेकिन हाँ, अदानी के शेयर ओवर प्राइस थे, ये सारी दुनिया को पता लग गया। और इस पे जो है मेरे मुताबिक है इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि ये इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैम है। हर्षद मेहता के बाद सबसे बड़ा स्कैम जो है अब ये है, क्योंकि इसकी मेरे ख्याल 6 से 7-8 लाख करोड़ रुपया जो है अदानी का उड़ चुका। उसकी वर्थ जो थी 17-18 करोड़ की थी, और उसमें से 7-8 लाख करोड़ रुपए का जो उसकी नेट वर्थ है वो इरोड हो गई। और उसके साथ ही शेयर होल्डरों को भी नुकसान हो गया। अगर जैसे मेरे पास 10 लाख के शेयर थे, आज वो एक हफ्ते में 5 लाख के रह गए। हर्षद मेहता के बाद फिर जैसे आप कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा घोटाला टाइप चीज़ है, अगर है तो इस पर क्या कोई नकेल की कोई ज़रूरत है? नहीं साहब, भी इतनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब भैया ना, अब ईडी क्यों नहीं आई, अब इनकम टैक्स रेड क्यों नहीं हुई? वही तो कह रहे हैं। अगर कोई और होता तो उस पर रेड हो जाती, जो इतना बड़ा रिपोर्ट आई है। लेकिन अभी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो, चलो मैं क्या, तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे देखो जो कंपनी थोड़ी बहुत बचेगी वो भी डूब जाएगी। इसलिए अभी नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए, एक जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन, उसमें देखा जाए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अदरवाइज तो जैसे अमेरिका में हुआ था, एक बैंक से डूबे थे, 200 बैंक इकट्ठे डूब गए थे। तो क्योंकि अदानी अकेला नहीं, अदानी के शेयर अकेले नहीं डूबेंगे। इससे क्या है कि एक विशेष सर्कल शुरू हो जाएगा। अब जैसे LIC के पास इसके शेयर हैं, बैंकों के पास इसके डेट्स हैं, तो वो भी तो रिस्क में चले जाएंगे ना। जो पब्लिक ने से मैंने शेयर ले रखे हैं, उसके अगेंस्ट मैंने लोन ले रखा है, मैं भी डिफॉल्टर हो जाऊँगा। बिल्कुल। तो वो सारा एक से एक जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा टाइम के साथ, वो चीज़ को मगर रोकना चाहिए। तो अंततः जो अदानी की जो स्थिति है वो कहाँ पे जाके रुकने वाली है, या ये तो देखो, ये तो सारा नहीं, अगर मेरे को ये पता हो कि रुक जाएगी, मैं तो आज ही शेयर खरीद लूँ, सारा कुछ बेच के आज शेयर खरीद लूँ। लेकिन ये पता नहीं ना कि कहाँ जाके रुकेगी, क्योंकि जो वो कंपनी ने जिसने रिपोर्ट निकला वो पहले भी वो कंपनी को बेड़ागर कर चुकी है। तो ये क्या होता है, एक सेंटीमेंट होता है, मार्केट सेंटीमेंट। जिसको सेंटीमेंट अब बीरिश हो गया, बीरिश का मतलब सैलरी है मार्केट में, बाहर कोई भी नहीं है। बिल्कुल। तो आपने सुना कि बजट से किसको क्या लाभ हुआ है, किस तरह से, और अदानी को लेकर के भी आपने CA प्रेम गर्ग साहब से सुन लिया है कि क्या हुआ है और क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए। थैंक यू। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।